अस्सलाम वालेकुम। हादी होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक से डॉक्टर इफ्तिखार ख़ान आपसे मुखातिब, अपने यूट्यूब चैनल हादी होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक के नाम से, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला के रहम करम से आप सब लोग अपने अपने घरों में आबाद, शाद और खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे जो कराची में इंसिडेंट हुआ जिसमें 100 के लगभग तकरीबन लोग जो शहीद हो गए बेचारे, और बाकी जो ज़ख्मी हैं उन सब के साथ हमारी हमदर्दियाँ, उनके लवाहिकीन के साथ, और शुहदा के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत और जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाएँ और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। उसके बाद नाज़रीन, अब सबको ईद मतलब सोगवार ईद ही थी। मैं तो खैर मतलब इसको क्योंकि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट अल्लाह ताला ने हमें खुशी का दिन दिया हुआ है, उसको सेलिब्रेट भी करना, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों का बार बार दिल में ख़्याल आता था जिनके प्यारे ईद करने जा रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे, कुछ अपने अजीज़ों के पास जा रहे थे, तो वो बिछड़ गए, उनका दुख भी था। और उसके साथ साथ कोरोना की सूरत हाल में आपको पता ही है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करते हुए बस कुछ ऐसी ईद गुजरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बख़ैर वाफ़ियत और अपने अपने घरों में सब लोगों की ईद इंशाल्लाह ऐसी गुजरी होगी। तो टाइम ज़ाय किए बगैर अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक है बवासीर, पाइल्स, हेमरॉइड्स। ये बड़ी कॉमन सा इशू है हमारी सोसाइटी में ओवरऑल, लेकिन इसमें जो एक मेरे नॉलेज में आया है या मेरे एक्सपीरियंस में जो आई ये चीज़, वो ये है कि लोग इसको शेयर करते हुए, किसी से डिस्कस करते हुए घबराते हैं या हेजिटेशन फील करते हैं या वट एवर। उसको काफ़ी लंबा टाइम गुजारने के बाद जब काफ़ी ज़्यादा सीवियरिटी आ जाती है तो देन फिर वो उसको किसी डॉक्टर से डिस्कस करते हैं और फिर वो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर चुकी होती है उस वक्त तक। सो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने डॉक्टर से, अपने करीब तरीन डॉक्टर से, खुदा न खास्ता आपको अगर ऐसा कुछ भी इशू है तो आप फ़ौरन उसको डिस्कस करें। अब ये पाइल्स बनती कैसे हैं उसकी तरफ आते हैं, या पाइल्स होती क्या है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यानी कि बवासीर होती क्या है। बवासीर आप कह लें कि जो हम स्टूल पास करते हैं, एनएस है, एनएस के आसपास जो उसके राउंड अबाउट्स में जो वेन्स हैं उनमें कंजेशन हो जाती है ब्लड फ्लो की। तो उस कंजेशन की वजह से वो वेन्स जो हैं वो फूल जाती हैं और उसी को हम बवासीर कहते हैं। और बाज़ का वो इतनी सीवियर हो जाती हैं कि जब जो इसका पेशेंट है वो जब स्टूल पास करता है तो वो बाहर निकल आते हैं गुच्छे गुच्छे बन के वेन्स। तो उनमें स्वेलिंग चूँकि हो चुकी होती है, फिर उसके साथ पेन भी होती है। बाज़ का पेन नहीं होती, जस्ट उसमें स्वेलिंग्स होती हैं। अच्छा, इसके साथ ब्लीडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो हम कैटेगोरिकली डिस्कस करते हैं। क्योंकि वो दो किस्म की पाइल्स हैं, एक एक्सटर्नल होती हैं और एक इंटरनल पाइल्स हैं। अच्छा, अब जो एक्सटर्नल पाइल्स हैं उनमें एनएस के एक्सटर्नल हिस्सा जो है, बाहर वाला हिस्सा है, वहाँ पे इसमें स्वेलिंग होती है और ब्लीडिंग कंपैरेटिवली कम होती है। जो एक्सटर्नल पाइल्स हैं, जो बैरूनी पाइल्स होती हैं, जो हेमोरॉइड्स हैं, और ये पेनफुल होती हैं। और जो इंटरनल पाइल्स हैं उनमें ब्लीडिंग नॉर्मली मतलब रूटीन में एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल पाइल्स ज़्यादा होती है, और श्योर इसमें ब्लीडिंग, ऑलमोस्ट इसमें ब्लीडिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा होती है। और फिर उसके साथ साथ ये है कि इसमें चूँकि टिश्यूज़ में स्वेलिंग हो चुकी होती है वेन्स में, और वेन्स के ऊपर जो टिश्यूज़ होते हैं, कवरिंग टिश्यूज़ उनमें, तो उसकी वजह से फिर इसमें बेसिकली वो लेयर जो है वेन्स की वो डैमेज हो जाती है, जिससे खून जो है ब्लीडिंग, वो ब्लड निकलता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, जिसको हम ब्लीडिंग पाइल्स के नाम से कहते हैं। अच्छा, इसमें पेन कंपैरेटिवली कम होती है एक्सटर्नल पाइल्स की निस्बत, और ब्लीडिंग इसमें ज़्यादा होती है। और ये एनएस से तकरीबन 3, 4 या 5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ होती हैं, और ये भी एक्सटर्नल की तरह प्रोट्रूड कर जाती हैं, बाहर निकल आती हैं, फिर इसको पुश करना पड़ता है आपको। और ये फिर इसमें कैटेगोरिकली स्टेज 1, 2, 3, 4 मतलब इसमें स्टेजेस हैं कि आप वो उसको डॉक्टर को जाकर डिस्कस करें तो ही वो एनालाइज कर सकता है कि ये किस स्टेज पे है। लास्ट जो इसकी ऑप्शन वो सर्जरी होती है,
कि इसको सर्जरी करवा ली जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं कि आप सर्जरी से बच सकते हैं। सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, खुदा न खास्ता अगर कोई भी उसका सलूशन ना निकले तो फिर सर्जरी डेफिनेटली लास्ट ऑप्शन वो मौजूद है, तो उससे पहले आप ट्राई कर लें और इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। मेरे पास अभी तक कोई ऐसा केस नहीं मेरे नॉलेज में जिसको मैंने दिया हो, ट्रीटमेंट किया हो जिसका, और उसको फिर सर्जरी करवानी पड़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे केसेस रिकमेंडेड फॉर सर्जरी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे रिकवर हो जाते हैं, मोस्टली ऐसा देखा गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसको ट्रिगर या इसके होने की वजूहात क्या हैं पाइल्स की। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो तो है कॉन्स्टिपेशन। आपको जब सख्त कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टूल चूँकि सॉलिड होता है, सख्त होता है, तो वो उसकी वजह से वाल्स को या म्यूकस मेम्ब्रेन्स को या उन वेन्स को डैमेज करता है, जो इंटरनल लेयर है एनस की, जिसकी वजह से स्टूल सख्त होने की वजह से चूँकि वो डैमेज होती हैं और फिर वो जिस तरह से मैंने बताया स्वेलिंग हो जाती है, फिर वहाँ पे वो उनकी वॉल्स डैमेज होती हैं तो ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है और बाकी जिस तरह से मसाइल अभी हमने डिस्कस किए। तो ये उसकी मेन रीज़न यानी कि एक कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी वजूहत हैं। अच्छा, इसमें एक और भी देखा गया है कि ज़रूरी नहीं कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो ही आपको होगी। कॉन्स्टिपेशन के अलावा एक ऐसी कंडीशन भी है कि बाज़ औक़ात पेशेंट कहता है कि जी मैं जाता हूँ स्टूल करने के लिए, मैं दिन में 3-3 4-4 बार जाता हूँ, मुझे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, स्टूल भी सेमी सॉलिड है, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्ट्री मतलब स्टूल पास नहीं होता। फिर मैं घंटे 2-3 के बाद फिर जाता हूँ और 10-10 15-15 20-20 मिनट बैठा रहता हूँ। इसी तरह से यानी कि 3-4 बार उसको जाना पड़ता है, तब जाके उसको सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं फ्रेश हो चुका। तो ये कंडीशन भी मतलब पाइल्स का बायस बनती है। तो इसके बाद जेनेटिक का इसमें बड़ा रोल है कि अगर किसी के पेरेंट्स में ये इशू है तो वो भी उससे भी ट्रांसफ़र होने के काफ़ी चांसेस होते हैं कि ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, उसके बाद जिस तरह से हमेशा मैं ज़िक्र करता हूँ कि मोटापा, ओबेसिटी बड़ा इसमें कॉमन रीज़न पाया गया है। ओबेस लोगों को, मोटे लोगों को काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं पाइल्स होने के, उसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं। अच्छा, उसके बाद प्रेगनेंसी, चूँकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होती हैं ख़वातीन में, तो उनकी वजह से भी बाज़ औक़ात, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म हो, वो बाज़ औक़ात उसको फॉर द टाइम भी होती हैं और फिर प्रेगनेंसी के बाद वो नॉर्मली वापस हो जाती हैं, बट इट शुड बी ट्रीटेड, खुदा न खास्ता वो प्रोलॉन्ग ना कर जाए। अच्छा, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी के बाद बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ठीक है पेशेंट, लेकिन डिलीवरी के बाद उनको पाइल्स का इशू है, तो ये भी चूँकि हार्मोनल काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंसमेंट होती है, डिस्टर्बेंस होती है, उसकी वजह से बाज़ औक़ात ये इशू बनता है। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी एक रीज़न हो सकती है। उसके बाद वेट लिफ्टिंग, खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा वज़न उठाने वाला काम करता है या कुछ ऐसा कुछ है, तो उसकी वजह से भी आपको, चूँकि उसमें ज़ोर लगता है, बाज़ औक़ात उसकी वजह से भी ब्लड कंजेशन होती है इन वेन्स में, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम वेट लिफ्टिंग की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं ये तो उसकी कॉमन सी रीज़न्स हैं जो मोस्टली देखने में आई हैं। उसके बाद आज हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि होम्योपैथिक में इसकी कौन सी मेडिसिन अवेलेबल हैं। अच्छा, होम्योपैथिक में इसके एक्सटर्नल और इंटरनल को हम कैटेगोरिकली डिस्कस कर लेते हैं। एक जो कॉमन, जिसको मतलब जहाँ पे कुछ भी आप कह लें कि ब्लाइंडली जो वेल नोन, इसमें 2 रेमेडीज़ हैं जिनको मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा, वो एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों के लिए यूज़ की जा सकती हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। वो है कि आप सल्फ़र 1 mg मंथली हर महीने के बाद एक खुराक लें, सुबह निहार मुँह लें, सल्फ़र 1 mg की। और जो नक्सवा मीका है 30 में, वो सुबह दोपहर शाम अकॉर्डिंगली आप, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम है कि जी मुझे बार बार स्टूल में के लिए जाना पड़ता है, अनसेटिस्फैक्ट्री है और उसके साथ पाइल्स हैं, या जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ पाइल्स हैं उनके लिए भी, और जिनको मतलब बार बार स्टूल के लिए जाना पड़ता है उनके लिए भी। तो ये दोनों कंडीशंस में ये तो ऑलमोस्ट। अच्छा, फिर मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये करेक्टरिस्टिकली डॉक्टर का काम है
कि वो आपको सजेस्ट करे अकॉर्डिंगली आपकी सिम्टम्स और आपका फिज़िकल एग्जामिन करने के बाद आपको कि कौन सी आपके लिए मेडिसिन सूट करती है। अच्छा चलें बाहर सूरत हम आ जाते हैं एक्सटर्नल पाइल्स की तरफ, जो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हैं उनकी तरफ। तो उसमें सबसे आइडियल ड्रग जो है वो है एस्क्यूलस हिप। अच्छा, एस्क्यूलस हिप जो है वो बड़ी कॉमन इसमें यूज़ की जाने वाली दवाई है और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके रिजल्ट्स मिलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स में, जो बाहर की तरफ होती हैं पाइल्स, जो नॉन ब्लीडिंग और पेनफुल होती हैं। अच्छा, ऐसा है कि इसमें बाज़ का पेशेंट जो है वो कहता है कि जी मुझे इचिंग और पेन स्टूल करते वक्त भी और स्टूल पास करने के बाद बाज़ का इसको 3-3 4-4 घंटे या काफ़ी देर तक, घंटा 2-2 3-3 पेन्स और इचिंग ऐसे जैसे कोई किसी ने काट दिया हो एनस के एनल एरिया को अंदर से, तो ऐसी फीलिंग्स जिसमें होती हैं उसके लिए एस्क्यूलस हिप जो है वो बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। इसको आप कैटेगोरिकली क्यू में और 30 में दोनों इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें 30 में सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट किसी भी अच्छे ब्रांड की, जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि मैं चूंकि विलिमर श्वाबे या डॉक्टर एक्विक की जर्मनी की यूज़ करता हूं, तो आप मार्केट से अगर आपको फ्रीली अवेलेबल हैं जहां पे भी अच्छे होम्यो स्टोर से, आप वो लेके सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे अपनी ज़ुबान पे डायरेक्टली डाल सकते हैं। 30 में कंपैरेटिवली आपके लिए सेफ़ है। अगर मदर टिंक्चर में या क्यू में यूज़ करना है तो ये आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा या कोई और पोटेंसी जो भी रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, उसके बाद एक नक्सवामिका, जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ नक्सवामिका का। नक्सवामिका में ऐसे होता है कि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन के बगैर भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन ना होने में वही कंडीशन कि आपको बार बार स्टूल के लिए जाना पड़ता है और बाज़ दिन में 3 से 4 बार भी आपको स्टूल के लिए जाना पड़ता है। और इसमें एक और भी बड़ी कॉमन सी रीज़न है, जो अल्कोहलिक लोग हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, जो शराब नोशी करते हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। या जो सेडेंट्री लाइफ गुजारते हैं, मतलब रिलैक्स लाइफ है, कोई काम नहीं, कोई ऑफिस नहीं जाना, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, या खुदा न खास्ता किसी डिजीज़ या किसी बीमारी की वजह से बेड पे हैं, मीन्स के वो मूव नहीं कर सकते, तो उनके लिए बड़ी बेहतरीन है। लेकिन इसको आप 30 में ही यूज़ करें अगर उनको कुछ ऐसा इशू है तो। अच्छा, फिर इसके बाद एक्सटर्नल के लिए एक कॉलिनसोनिया है। कॉलिनसोनिया को आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ड्राई और हार्ड स्टूल्स अगर आपको पास होता है, वेरी हार्ड स्टूल, ठीक है, ड्राई है, सख्त है, खुश्क है स्टूल, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। और उसके साथ अगर पेन हो तो भी उसको ये रिकवर करती है, पेन को भी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इंटरनल पाइल्स के लिए, जिससे मैंने बताया कि ब्लीडिंग होती है और पेन कंपैरेटिवली कम होती है ऐसे केसेस में। तो इसमें हेमामेलिस जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत आइडियल मेडिसिन है कि आप इसको ब्लाइंडली, अगर जिस तरह से मैं कहता हूँ कि 30 पोटेंसी में अगर आप कंसल्ट किए बगैर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 30 पोटेंसी में सेफ़ है, लेकिन फिर भी ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और क्यू में भी अगर आप इसको सुबह दोपहर शाम अगर क्यू में यूज़ करते हैं तो 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम रात, इनिशियली जब आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, हर 3 घंटे के बाद इसको 2 घूंट पानी में हेमामेलिस मदर टिंक्चर के 20-20 कतरे 4 बार दिन में यूज़ करें। मैक्सिमम आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद आपको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, लेकिन फिर इसको आपको 3-4-5 माह के लिए रेगुलर यूज़ करना चाहिए, ताकि आपके टिल दैट के साथ इसके सपोर्टिंग मेडिसिन की के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अकॉर्डिंगली आपकी सिम्टम्स के वो आपको रिकमेंड कर देंगे। बार सूरत हेमामेलिस ब्लीडिंग, वो कहीं पे भी ब्लीडिंग हो उसके लिए बहुत अच्छी है और पाइल्स के लिए आइडियल मतलब इसको कंसिडर किया जाता है। अच्छा, इसके बाद एलोज है एक होम्योपैथिक में मेडिसिन। एलोज जो है वो 30 बेस्ट है, मतलब आपके लिए। अदरवाइज़ फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। मैं हमेशा हर मेडिसिन के साथ कहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, लेकिन ये मोस्ट कॉमन नोन, वेल नोन और वेल एक्सपीरियंस्ड क्लिनिकल, जो जिन पे प्रूव्ड क्लिनिकल प्रूफ जो मेडिसिन है, मैं उनका हमेशा जिक्र करता हूँ। अदरवाइज़ और बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो इनमें पाइल्स जो हैं वो जिस तरह से मैंने बताया कि प्रोट्रूजन हो जाती है, कि बाहर निकल आते हैं पाइल्स और फिर आपको पुश करना पड़ते हैं, ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छी है एलोज। और जो एनल एरिया है उसमें अगर आपको इरिटेशन और ऐसी कुछ फीलिंग्स होती हैं तो उसके साथ ये बहुत अच्छी एलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा बाज़ का कंडीशन होती है कि फिस्चूला या फिशर भी हो सकता है,
तो ये कैटेगोरिकली आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो आपको वो इसमें कि पाइल्स है, फिस्टूला है, फिशर है, क्या है, तो वो आपको डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। और एंड पे सबसे आखिर में इसके प्रिवेंटिव, कि आप इसको अपने आप को ये क्यूरेटिव मेथड था और प्रिवेंटिव क्या है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, आप अपनी जो इनटेक है, जो आपका फूड इनटेक है उसको बैलेंस करें, और अपनी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है, हर आदमी के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अपना बॉडी वेट को मेंटेन करें और ज़्यादा फ्राइड या ऑयली या जंक फूड जो है उनसे आप परहेज़ करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे सारी जो इंडिकेशन जो अभी डिस्कस कर चुके हैं हम, इनसे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये 100% क्योरेबल है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि इससे क्योर नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लिनिक में मैं बहुत सारे पेशेंट्स को इससे छुटकारा दिलवा चुका हूँ। तो आप इसको अपने तौर पे भी कर लें या अपने करीब तरीन किसी डॉक्टर से डिस्कस कर लें। आखिर में फिर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप, आपके अहले खाना, आपके हमसायों और हमारे मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।